Once again, warm welcome, my dear students. This is very important class for those who to fight competition exams. And if you didn't watch my last and second last video, then go and watch first. I will give link in the description because that videos will help in this session. And the topic of this class is noun for competition exams. और नाउन को कंपटीशन लेवल तक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नाउन इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिक लेवल पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल। और एडवांस लेवल का मतलब यह नहीं कोई हवा है। एडवांस लेवल का मतलब यह है कि अगर आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के यूजेस आने चाहिए। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप के सामने चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये एडवांस लेवल का मतलब होता है जो कि आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और आज के इस क्लास का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से देखिएगा, स्टडी ऑफ नाउन। और स्टडी ऑफ नाउन के अंदर आज हम स्टडी करेंगे किसकी? नंबर की। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर नंबर के आधार पर पूरे नाउन का क्लासिफिकेशन किया जाए, ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि अगर नंबर के आधार पर, अगर संख्या के आधार पर नाउन का क्लासिफिकेशन किया जाए तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? नाउन के दो प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, नंबर के आधार पर मैं अगर नाउन का क्लासिफिकेशन करूं तो इसका नंबर फर्स्ट टाइप होता है काउंटेबल नाउन, और नंबर सेकंड इसका होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान से समझिएगा बात को कि अगर, वापस से समझा रहा हूं मैं, अगर नंबर की दृष्टि से, अगर संख्या की दृष्टि से नाउन का क्लासिफिकेशन किया जाए तो नाउन के दो प्रकार निकल करके आते हैं। नंबर फर्स्ट है काउंटेबल नाउन और नंबर सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन क्या होता है? देखिएगा, नाम से ही पता चलता है काउंटेबल मतलब जो गिनने योग्य है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं पेन की तो पेन को आप गिन सकते हो ना। अगर मैं बात करूं बुक की तो बुक को भी आप गिन सकते हो। अगर मैं बात करूं बॉय की तो बॉय को भी आप गिन सकते हो। तो वह नाउन जिनको आप गिन सकते हो उनको किसकी कैटेगरी में रखा गया? काउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया। और वह नाउन जिनको आप गिन ही नहीं सकते उनको किसकी कैटेगरी में रखा गया? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया। फॉर एग्जांपल, वाटर हो गया, कॉफी हो गया, तो इनको आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हो। तो जिनको गिन सकते हो वह तो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन, और जिनको गिन नहीं सकते उनको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद में एक चीज और समझनी है हमको कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उनको भी दो प्रकार में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं काउंट करूं तो जो संख्या में एक होते हैं उनको मैंने किसकी कैटेगरी में रख दिया? सिंगुलर की कैटेगरी में रख दिया। किस में रख दिया भाई? सिंगुलर में रख दिया। और जो गिनने में एक से अधिक हो उसको किसके अंदर रख दिया जाता है? प्लूरल के अंदर रख दिया जाता है। बात समझ गए? नंबर का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए, नाउन के अंदर नंबर का क्लासिफिकेशन किया जाए तो दो प्रकार निकल करके आते हैं। नंबर फर्स्ट काउंटेबल, नंबर सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल को अगर गिनना शुरू किया जाए तो जो संख्या में एक होते हैं उनको तो किसकी श्रेणी में रखा जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन की श्रेणी में। और जो संख्या में एक से अधिक होते हैं उनको किसकी श्रेणी में रखा जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंदर रखा जाता है। तो अब तक आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो काउंटेबल नाउन हमने पढ़ा है उसके अंदर कितनी श्रेणियां हम पढ़ते हैं? सिंगुलर और प्लूरल हम पढ़ते हैं। अब बात को ध्यान से सुनिएगा कि नाउन की इंपॉर्टेंस क्या है, नाउन का यूज हम कहां पर करते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको नाउन का यूज नहीं आएगा, जब तक आपको नाउन की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप एक्चुअल में समझ ही नहीं पाओगे कि नाउन को एक्चुअल में यूज कहां पर करते हैं, कहां पर इसका कैसे यूज होता है, यह आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं कि नाउन का यूज कैसे होता है। मान लीजिए आप कोई सा भी सेंटेंस लिखते हो, तो सेंटेंस की शुरुआत मान लीजिए सब्जेक्ट से आप करते हो, तो सब्जेक्ट होता है प्राय आपका या तो नाउन या प्रोनाउन। तो अगर सब्जेक्ट नाउन होता है तो आपको वाक्य की शुरुआत नाउन से करनी होती है। तो जब वाक्य की शुरुआत नाउन से करनी होती है तो उसके हिसाब से हम क्या लिखते हैं? वर्ब भी सब्जेक्ट के हिसाब से ही लिखते हैं। तो अगर आपने सब्जेक्ट गलत कर दिया तो आपकी वर्ब भी गलत हो जाएगी, और अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों गलत हो गए तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो आप समझ सकते हो। और जो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है वो कौन करता है? या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। अब आप समझ सकते हो नाउन की कितनी इंपॉर्टेंस है कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर हम नाउन और प्रोनाउन को काम में लेते हैं तो नाउन की क्या इंपॉर्टेंस है, अब आप अपने आप ही समझ सकते हो। तो देखिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि काउंटेबल के भी दो पार्ट होते हैं, नंबर फर्स्ट सिंगुलर, नंबर सेकंड प्लूरल। अब बात करते हैं एक ऐसे एग्जांपल की। अब मैं आपको समझाने के तरीके से अगर बताऊं
तो वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट और वर्ब की, तो इस पूरी दुनिया में सब्जेक्ट और वर्ब के जैसी दोस्ती कहीं पर भी नहीं है। देखिएगा, आप दुनिया के अंदर सो कॉल्ड बातें सुनते हो कि मैं ये करते हो, मैं ये कर लूंगा तुम्हारे लिए, मैं वो कर दूंगा तुम्हारे लिए, सब फर्जी है। लेकिन अगर दोस्ती को अगर एक मायने से देखा जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि देखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कहती है मैं सिंगुलर आऊंगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या कहता है, मैं प्लूरल आऊंगा। तो ध्यान से समझिएगा, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा, कितनी अच्छी इनकी बनती है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी भाई, वर्ब भी उसके साथ में आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अंदर वर्ब कैसी आएगी भाई, वर्ब भी आएगी, प्लूरल आएगी भाई। बात समझे कि नहीं समझे, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और कॉमन एरर्स के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर सबसे ज्यादा इनका रोल रहता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं और लगभग 90% जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब से ही पूछे जाते हैं। इनके अंदर कोई एरर दे दिया जाता है, उसको आपको ढूंढना होता है और उसके बाद में उसको सॉल्व करना होता है। और आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर देखिएगा, नाउन को आप हल्के में तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि देखिएगा इससे 2-3 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो आपके कॉमन एरर्स के सवाल यहां से सॉल्व हो रहे हैं। दूसरी चीज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी कॉन्सेप्ट आपको यहां से थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। और तीसरी चीज, नाउन को हम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी क्लियर कर रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिए कोई फिक्स नहीं है, फिर चाहे वो एसएससी का हो, चाहे हाई कोर्ट एलडीसी का हो, सारे कंपटीशन के लिए हम ये काम कर रहे हैं, सारे कंपटीशन के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा। अब काउंटेबल को समझने के बाद बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर वर्ब किस प्रकार की यूज करेंगे सर? अरे सिंपल है ना, कि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको आप गिन ही नहीं सकते, और जिनको गिन नहीं सकते उनके साथ वर्ब कैसी यूज होती है, उनके साथ वर्ब यूज होती है सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होती है। तो बात समझ गए, अगर कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। अगर कर्ता प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। ये तो हुआ काउंटेबल का पोर्शन। अगर बात करें अनकाउंटेबल की, तो अनकाउंटेबल को वह नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, तो अब जिसको गिन नहीं सकते तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल भी नहीं होगा, तो सीधी सी बात है उसके अंदर वर्ब कैसे काम लेते हैं, हम सिंगुलर वर्ब काम लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं वाटर को सब्जेक्ट मान लूं तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर काम आएगी। अगर मैं कॉफी को अनकाउंटेबल मान लिया जाए तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिएगा इनको। सो गाइज, नाउन का नंबर के आधार पर क्लासिफिकेशन करने पर हमें 2 चीजें पता चली। नंबर फर्स्ट काउंटेबल नाउन्स, नंबर सेकंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन्स को। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही होगी, ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये जो नंबर नाउन ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ये तो हमने 6ठी क्लास में पढ़ रखा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6ठी क्लास के अंदर या फिर स्कूल लेवल तक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल्स के अंदर आपको एडवांस लेवल से के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में पढ़ा था या फिर स्कूल लेवल तक पढ़ा था कि जनरली नाउन्स के पीछे एस लगाने से क्या बनता है, प्लूरल बनता है। लेकिन जब हम नाउन के अंदर पहला रूल पढ़ेंगे तो आपका ये जो लेयर्स है दिमाग की, ये क्रेक हो जाने वाली है। कैसे भाई, हम ये पढ़ने वाले, हम पहला ही नियम ये पढ़ेंगे कि हर बार नाउन के पीछे एस लगने से या ईएस लगने से प्लूरल नहीं बनता है। तो देखिएगा, नंबर फर्स्ट रूल मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि नाउन्स के पीछे एस लगने से हर बार नाउन प्लूरल नहीं होता है। और कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं जिनके पीछे एस यूज हुआ है लेकिन वो किसी भी प्रकार से प्लूरल नहीं है। सबसे पहला वर्ड देखिएगा, न्यूज। न्यूज के पीछे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी न्यूज क्या प्लूरल है क्या? अब न्यूज की स्पेलिंग ही कुछ इस प्रकार से है कि उसके पीछे एस लगता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ये प्लूरल है। नेक्स्ट देखिएगा, इनिंग्स का मतलब होता है पारी। जैसे फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, क्रिकेट के अंदर इनिंग्स होती है ना, तो देखिएगा अब ये इनिंग्स की जो स्पेलिंग है इसमें परमानेंटली एस लगा हुआ होता है। इसके एस लगने से कोई सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेट नहीं बनता। तो ध्यान से समझिएगा। आगे एग्जांपल है फिजिक्स। फिजिक्स का अगर मैं एस हटा दूं तो क्या बन जाता है, फिजिक्स। तो इसका कुछ मतलब बनता है क्या? कुछ नहीं बनता है ना। ये स्पेलिंग ही ऐसी है जिसके पीछे परमानेंट क्या रहता है, एस रहता है। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना कि नाउन्स के पीछे एस लगने से प्लूरल बनता है, हर बार प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि ये जो स्पेलिंग है उसके अंदर परमानेंटली एस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी किताब का नाम दे दिया मैंने फिजिक्स, तो वो क्या एक से अधिक हो गई क्या? एक ही है ना भाई फिजिक्स। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स हो गया, इसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स हो गया, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स हो गया,
पॉलिटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स जिम का फुल फॉर्म हो गया, एरोबिक्स ये भी कोई एक्सरसाइज का प्रकार है। नेक्स्ट आप देखिएगा जेनेटिक्स आनुवंशिकी हो गया। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक्स की। ये क्या होता है देखिएगा, वैज्ञानिकों के आधार पर अगर भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिकों के आधार पर भाषाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं फोनेटिक्स की। फोनेटिक्स क्या होता है भाई, फोनेटिक्स होता है कि किसी भी भाषा के अंदर अक्षरों के उच्चारण का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स बोलते हैं। बिलियर्ड्स एक प्रकार का गेम होता है, टेबल पर खेला जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एथिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे एस होता है लेकिन फिर भी ये प्लूरल नहीं होते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं कि एक्चुअल में इनका यूज कैसे होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा समझ में कब आएगा, जब हम यूज पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा आप, द न्यूज वर नॉट गुड टू ऑल ऑफ अस, कि जो भाई खबर थी, जो समाचार थी, जो समाचार था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, वो हम सबके लिए अच्छा नहीं था। तो क्या देखिएगा, ये सेंटेंस सही है क्या, सब्जेक्ट क्या हो गया, द न्यूज। तो न्यूज क्या है भाई, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर ही लगती है क्या, हाँ भाई सिंगुलर ही लगती है। तो भाई वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, अरे सर आपने गलत कर दिया, वर्ब तो प्लूरल है, तो वर्ब क्या हो गया, गलत हो गया। सही क्या होगा इसका, वर्ब की जगह हो जाएगा वाज। एरर के सवाल कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ही कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जहां पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई गलती दे दी जाती है, उसको आपको समझना होता है, उसको आपको पकड़ना होता है, उसके बाद में आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो देखिएगा, द न्यूज सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, लेकिन यहां पर क्वेश्चन के अंदर वर्ब कैसी दे रखी है, प्लूरल दे रखी है, जो कि क्या है, गलत है। और सही क्या हो जाएगा, वर्ब का हो जाएगा, वाज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियाज फर्स्ट इनिंग इज ओवर इन द टेस्ट मैच, भारत की पहली इनिंग, भारत की पहली पारी पूरी हो चुकी है टेस्ट मैच की, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या ये सेंटेंस सही है क्या, देख लीजिए एक बार इसको आप, इंडियाज फर्स्ट इनिंग इज ओवर इन द टेस्ट मैच। सर गड़बड़ कर दी ना, कहां पर, यहां पर। सर इनिंग की स्पेलिंग ही आपने गलत लिख दी, हालांकि हमें पता है सर इनिंग सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर है, और इज एक सिंगुलर वर्ब है, तो इज तो सही है, लेकिन सर आपने क्या कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। यहां पर क्या आएगा, एस आएगा। तो एस जिस वाक्य में आपको लिखा हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाक्य आपको दे दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिया, तो उसके अंदर अगर एस लिखा हुआ वाक्य होगा, प्रॉपर ये वाक्य होगा, तभी आपको सही करना है। फिर चाहे वो ए बी सी डी कोई सा भी सही हो, उसमें आपको गोला भर देना है। नेक्स्ट देखिएगा, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स भाई कैसा होता है, अच्छा गेम होता है, डर्टी गेम होता है, डर्टी गेम होता है। तो देखिएगा पॉलिटिक्स इज, पॉलिटिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो इज भी कैसा है, सिंगुलर है, ए डर्टी गेम। तो ये सही है क्या वाक्य, सर बिल्कुल सही वाक्य है, क्योंकि सर आपने पॉलिटिक्स देख लिया हमने, ये भी सिंगुलर होता है, उसके साथ में वर्ब भी आपने क्या लगा दी, सिंगुलर लगा दी, तो सर सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा लास्ट एग्जाम्पल को मैंने नोट से लिखा है, और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछा गया है, तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल का आपको पढ़ा रहा हूं, किस लेवल के कंपटीशन तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान से समझना इस बात को कि अभी हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे एस होता है फिर भी प्लूरल नहीं होते हैं, तो अगर प्लूरल नहीं होते हैं तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस नोट को अच्छे से समझना कि अभी जो हमने पढ़ा इसका बिल्कुल ऑपोजिट अब हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे एस लगा होता है फिर भी वो प्लूरल नहीं होते हैं, तो उनके साथ में वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। कैसी आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन बात को ध्यान से सुनना, अगर ऐसे वर्ड्स के आगे हमें पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन मिल जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन अगर हमें मिल जाए तो वर्ब उसके अंदर सिंगुलर ना आकर के कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ध्यान से समझ गए ना बात को, कि अगर ऐसे वर्ड्स के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आ जाए तो जो वर्ब है वो सिंगुलर ना होकर के कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो ये सेंटेंस किस प्रकार से होगा, माई फिजिक्स आर वेरी गुड, मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है। तो अब मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से कमेंट करके हाथों हाथ पूछ लीजिएगा, और जो बच्चे नोट कर रहे हैं फटाफट इसको उतार लीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपका ये कंफ्यूजन दूर किया था
अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नंबर जो सेकंड रूल है वो ये है कि कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। तो अगर एज ए सब्जेक्ट कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी भाई? वर्ब भी सर प्लूरल आएगी, सर आपने बताया था शुरुआत के अंदर। तो देखिएगा नंबर सेकंड रूल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जो कि हमेशा प्लूरल को ही दर्शाते हैं। नंबर फर्स्ट पे मैंने लिखा है जींस। क्या लिखा है? जींस लिखा है। तो ये जींस का थोड़ा सा फोटो देखना, तो इधर देख लिया। जींस को हम जीन क्यों नहीं बोलते? देखिएगा इसके पीछे भी एस लगने का कुछ ना कुछ कारण है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जींस के पीछे एस इसलिए लगता है क्योंकि जो जींस होती है उसके कितने भाग होते हैं भाई? 2 भाग होते हैं उसके। मान लीजिए इस जींस का मैं जीन कर दूं और जींस के 2 भागों में से इसका एक भाग हटा दूं तो वो जींस कुछ काम की रहेगी क्या? तो फिर जो पीछे एक जो भाग बचेगा उसको आप पहन लोगे क्या? पहन के बाजार में चले जाओगे? अरे फिर वो घाघरा बन जाएगा। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? कि अगर जीन के पीछे मैं एस हटा दूं और जींस का एक पोर्शन साइड में कर दूं तो वो जींस रहेगी क्या? वो पहनने लायक रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। तो इसीलिए जींस हमेशा किस फॉर्म में रहती है? प्लूरल फॉर्म में रहती है। दिमाग से जो कंफ्यूजन था, दिमाग के अंदर जो लेयर्स थी वो क्लियर हो गई ना। जींस एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा किस फॉर्म में रहता है? प्लूरल फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, केटल। केटल का मतलब होता है मवेशी या पशु। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि केटल का मतलब क्या होता है। केटल का मतलब वो होता है कि वह पशु जिनके सींग होते हैं, खुर होते हैं, जो जुगाली करते हैं, जिनका मांस और दूध व्यक्ति काम में लेते हैं, उनको पशु बोला जाता है। फिर चाहे वो गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, सांड हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? केटल बोला जाता है। तो अगर पशुओं के ग्रुप को केटल बोला जाता है तो ये कैसा हो गया वर्ड? सिंगुलर है या प्लूरल है? सर प्लूरल है। अगर कोई ऐसा शब्द जिससे हमें बोध हो रहा है प्लूरल चीजों का तो वो सब सीधी सी बात है सर कैसा होगा? प्लूरल ही होगा। अब बात करते हैं ट्राउजर्स की। आज तक आपने ट्राउजर नाम सुना होगा। ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। शब्द होता है ट्राउजर्स नाम का। ट्राउजर्स का भी मतलब क्या होता है? पैंट होता है। आर्म्स होता है। आर्म्स का मतलब क्या होता है? आर्म्स का मतलब होता है भीख, और भीख हमेशा 2 हाथों से ही मांगी जाती है। एक हाथ से अगर आप कोई चीज मांगते हो उसको मांगना नहीं बोलते, उसको छीनना बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्म्स का मतलब यहां पर भुजाएं नहीं होती। आर्म्स का तो सिंगुलर और प्लूरल भी होता है। जैसे लेफ्ट आर्म, राइट आर्म तो सिंगुलर भी हो जाता है और प्लूरल भी हो जाता है। लेकिन यहां पर आर्म्स का मतलब होता है हथियार। देखिएगा, इस आर्म्स का मतलब होता है क्या होता है? भीख होता है। इस आर्म्स का मतलब होता है हथियार होता है। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, दैनिक वेतन। नेक्स्ट एग्जांपल है स्पेक्टिकल्स, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है नजर का चश्मा। तो अब यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है आपके सामने है। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है नजर का चश्मा, और नजर के चश्मे के अंदर 2 ग्लासेज होते हैं भाई। अब जैसे जो चश्मा होता है उसके अंदर 2 ग्लासेज होते हैं जनरली। तो अगर मैं एक ग्लास को हटा दूं तो ये जो पीछे ग्लास बचेगा उसका कुछ मतलब होगा क्या? कुछ भी मतलब नहीं होगा ना। तो इस स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है? नजर का चश्मा, और ये हमेशा प्लूरल होता है। इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी यूज होती है? प्लूरल वाली वर्ब ही यूज होती है। नेक्स्ट है गॉगल्स। नेक्स्ट है पीपल। अब पीपल ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्लूरल रहता है। पुलिस, शॉर्ट्स, सीजर्स, कैंची, बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन। दूरबीन के अंदर भी 2 पोर्शन होते हैं ना उसके। हेडफोन्स, हेडफोन्स के अंदर भी 2 होते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे करके कुछ पोर्शन होता है ना, जैसे आप जैसे फोटो में देख सकते हैं आप, तो उसके भी 2 पोर्शन होते हैं। तो अगर जिसके 2 पोर्शन होता है वो सिंगुलर कैसे हो सकता है? तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं? प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, जिनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होती है? प्लूरल वाली वर्ब यूज होती है। तो देखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। पशु मैदान में चर रहे हैं। तो आप ध्यान से समझना। देखिएगा, द कैटल प्लूरल हो गया और स्पेलिंग भी सही है। देखिएगा स्पेलिंग भी सही है, और यहां पर ये जो दा है वो पर्टिकुलर चीजों के लिए लगा है। पर्टिकुलर चीजों के लिए दा का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं इज की। क्या इज सही है क्या? अरे भाई कैटल प्लूरल है तो कैटल के साथ में इज सही है क्या? सर इज तो सिंगुलर के लिए लगता है, जबकि कैटल क्या है? प्लूरल है। तो इसके साथ में क्या लगेगा? इज ना लग करके आर लग जाएगा। नेक्स्ट है सम पीपल आर ऑलवेज हैप्पी। कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं। तो देखिएगा, सम पीपल, पीपल क्या हो गया? प्लूरल है। इस पे इसकी स्पेलिंग भी सही है, और बहुवचन के साथ जो वर्ब है वो भी कैसी लगाई गई है? प्लूरल लगाई गई है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका? एकदम सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, योर ट्राउजर आर वेरी लूज। आपकी जो ट्राउजर है, आपकी जो पैंट है वो बहुत ही क्या है? ढीली है। तो देखिएगा ये सेंटेंस सही है क्या? सर सेंटेंस सही कहां से है? ट्राउजर की कोई ऐसी स्पेलिंग ही नहीं होती। हमेशा क्या होता है? ट्राउजर्स होता है। ये नोट करके देखना, नोट करके, सॉरी ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं
आर की, तो ट्राउजर के हिसाब से आर सही है क्या? बिल्कुल सही है सर, ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल रहता है और उसके साथ प्लूरल आपने वर्ब लगा दिए, तो एकदम ये क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हिज जींस आर कवर्ड विथ मड। उसकी जो जींस है वो किससे भर गई है? कीचड़ से भर गई है। तो जींस प्लूरल है, उसके साथ वर्ब भी कैसे लग गई? प्लूरल लग गई, तो ये वाक्य भी कैसा हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, आप ध्यान से समझना मेरी बात को। ए पेयर, एक जोड़ा, ए पेयर ऑफ सीजर्स, एक जोड़ी कैंची, आर इन द रूम, जो कि कहां पर है? कमरे में है। एक जोड़ी जो कैंची है वो कहां पर है? कमरे में है। तो अब बात को समझना कि यहां पर सीजर्स प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा भाई? अगर मैं एक जोड़ी जूतों की बात करूं तो एक जोड़ी किसको दर्शाता है? एक को दर्शाता है या एक से अधिक को दर्शाता है? एक को ही दर्शाता है ना। तो यहां पर ये जो आर है वो सही है क्या? देखिएगा, अब यहां पर सीजर्स के हिसाब से वर्ब नहीं लग रही है, यहां पर पेयर के हिसाब से वर्ब लग रही है। मतलब एक जोड़ा, और एक जोड़े के हिसाब से जो वर्ब आर है वो गलत हो जाएगी, और यहां पर क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ए पेयर ऑफ सीजर्स इज इन द रूम। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे। जो बच्चे नोट कर रहे हैं जल्दी से इनको उतार लीजिएगा। सो गाइस, 2 रूल्स कंप्लीट करने के बाद में अब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, और ये नियम बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बहुत छोटा सा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम होते हैं। कहने का मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर रूप भी वही होता है और प्लूरल रूप भी वही होता है। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है? अरे बहुत आसान है, एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा, नंबर 3 रूल, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक समान रहते हैं। नंबर फर्स्ट जो वर्ड मैंने एग्जांपल के रूप में लिया वो है सिप। सिप का मतलब होता है भेड़। सिप का सिंगुलर फॉर्म भी यही होता है और प्लूरल फॉर्म भी सिप ही होता है। नंबर सेकंड डियर का मतलब हिरण, इसका सिंगुलर फॉर्म भी यही रहता है और प्लूरल फॉर्म भी यही रहता है। ठीक इसी प्रकार से एयरक्राफ्ट हो गया, उसी प्रकार से क्या हो गया? हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर कभी नहीं होता, ध्यान रखना, हेडक्वार्टर्स होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसा ही रहता है, डिपेंड करता है कि वाक्य में कैसा पूछा गया है। एग्जांपल देखिएगा, नंबर फर्स्ट एग्जांपल, ए शिप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक भेड़ क्या कर रही है? मैदान में चर रही है। तो देखिएगा यहां पर शिप कैसी है? सिंगुलर है या प्लूरल है? क्यों, हमें कैसा पता चल रहा है? ये जो आर्टिकल लगाया हुआ है उससे हमें ये पता चलता है कि जो भेड़ है वो कितनी है? एक है या एक से अधिक है भाई? एक है, तो एक के हिसाब से वर्ब भी कैसी काम आएगी? सिंगुलर वाली वर्ब काम आएगी। तो अब आप मेरे को बताइएगा, ये जो वाज है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सर सिंगुलर है, तो ये जो वाक्य है ये एकदम क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिएगा, मेनी शिप्स वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत सारी भेड़ें मैदान में चर रही है। तो अब मैनी लग गया है तो मतलब ये किसको संबोधित कर रहा है? बहुवचन को संबोधित कर रहा है। मैनी लग गया तो ये किसको संबोधित कर रहा है? बहुवचन को संबोधित कर रहा है। लेकिन सर आपने तो गड़बड़ कर दी। अभी तो आपने बोला था कि ये शिप, डियर, एयरक्राफ्ट, हेडक्वार्टर्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के अंदर एक समान रहते हैं। तो फिर सर आपने एस क्यों लगा दिया? बिल्कुल गलत है मेरे भाई। एस की जगह एस हट करके क्या हो जाएगा? सिप का सिप हो जाएगा। और मैनी सिप मतलब बहुत सारी भेड़ें, तो बहुत सारी भेड़ें एक वचन होती है बहुवचन होती है? बहुवचन होती है सर। तो आपने वाज भी यहां पर गलत लगाया है, वाज की जगह क्या लगेगा? वर लगेगा। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होगा, मैनी सिप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कुछ इस प्रकार से हमने 3 नियमों को कंप्लीट किया। अब अगर इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और इससे कैसा आउटकम आपको मिला। और इसके बावजूद अगर आपको 3 नियमों में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको हाथों हाथ उनका आंसर दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी आने वाली है, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।